वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से आए हुए भारत सरकार के उच्च अधिकारीगण, राज्य सरकार से आए हुए अधिकारीगण, नेशनल फेडरेशन से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, एनसीडीसी के ऑफिशियल्स, चेयरमैन, एमडी और मेंबर्स जो कि विभिन्न राज्यों से, पूरे देश से जो हमारे बीच में यहाँ पे आज आए हैं, पैक्स और एफपीओस के चेयरमैन, एमडी और मेंबर्स, डीसीसीबीज, एसटीसीबीज, मीडिया कर्मी, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। एक बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण जो है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जहां पर कि पिछले 2 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लिए गए विभिन्न कदम, जिससे कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिले और विभिन्न जो सहकारी समितियां जो पूरे देश भर में हैं जो इसका लाभ ले सके, उसके बारे में संक्षेप में बताया जाएगा। यह प्रस्तुतिकरण अंग्रेजी में है, जिससे कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आप सभी के साथ में साझा किया गया है और इसे मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से आपके बीच में रखूंगा। मेरे साथ में हमारे मंत्रालय के उप सचिव श्री कपिल मीणा जी हैं, जो कि आगे के जो उस प्रेजेंटेशन का जो दूसरा भाग है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। उसके पश्चात मंत्रालय की ओर से विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से तथा राज्य सरकार के सहयोग से कुल 48 इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए, जिसमें पैक्स को सुदृढ़ीकरण करने के लिए तथा उन्हें जमीनी स्तर पर इकोनॉमिकली वाइब्रेंट एंटिटीज़ बनाने के लिए 11 योजनाओं और पहलों का जो है हमने यहाँ पे पहले की हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में सचिव सहकारिता महोदय का भी स्वागत करता हूं, जो कि हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तालियों के साथ जो है सर का सम्मान करें, स्वागत करें। के पश्चात इनकम टैक्स में रिलीफ देकर भी सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाया गया है। कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था तथा सहकारी चीनी मिलों के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किए जा रहे थे, उसका भी निवारण किया गया है। 3 नई नेशनल मल्टी लेवल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी गठन किया गया है एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक और सीड्स के क्षेत्र में। इसके अलावा नया नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस राज्यों के सहयोग से बनाया गया है, जहां पर कि विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके मेंबर्स, उनके सारे डिटेल्स जो है वहां पे हमें एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि हम जान सकते हैं, उनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। नए न्यू नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी अंडर फॉर्मुलेशन है तथा न्यू नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है कार्य शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कई इनिशिएटिव्स हैं जो कि आगे के प्रस्तुतिकरण में आपको दिखाए जाएंगे। सबसे पहले पैक्स को इकोनॉमिकली वाइब्रेंट एंटिटीज बनाने के लिए जो कदम हमने उठाए हैं मंत्रालय के द्वारा, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहला है मॉडल बायलॉज फॉर पैक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि पैक्स का जो इतिहास भारत में करीब 100 वर्ष पुराना है और इसके जो बायलॉज है वो करीब दशकों पुराने थे, जिसमें कि उचित बदलाव लाने की आवश्यकता थी आज के समय के हिसाब से, जिसके लिए हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज प्रिपेयर किए, जिसमें सभी स्टेट्स, यूटीज, नेशनल फेडरेशंस और अन्य हितधारकों से हमने जो है कंसल्टेशन किया और 5 जनवरी 2023 को सभी राज्यों को हमने परिचालित कर दिया, जिसके पश्चात 27 राज्य और यूटीज उन्होंने डायरेक्शंस भी इशू कर दिए हैं और उन्होंने इसको अपनाने के लिए कदम भी उठाए हैं। हमारा निवेदन है कि जितने भी पैक्स पूरे देश भर में करीब 1 लाख पैक्स हैं, वो सभी इसे अपने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में सितंबर के पहले इसे अपनाकर जो है आप बहुआयामी और आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 25 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, जिसमें कि डेयरी, मात्स्यिकी, विपणन, भंडारण, कई सारी एक्टिविटीज़ जो है आप मॉडल बायलॉज को अपना के कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, इसमें महिलाओं को तथा और जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उन्हें भी इसके साथ में जोड़ा गया है। इसके साथ ही जो दूसरा इनिशिएटिव मंत्रालय के द्वारा लिया गया है वो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स। पूरे देश भर में करीब 63,000 पैक्स जो फंक्शनल पैक्स है उन्हें कंप्यूटराइज करने के लिए मंत्रालय के द्वारा कदम उठाया गया है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण का कार्य हमारा पूरा हो चुका है और करीब 1772 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। कुल 58,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करने के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट, सिस्टम इंटीग्रेटर और लीगेसी डेटा कंपाइलेशन का कार्य भी जो है वो हमारा चल रहा है। कई सारे राज्यों ने जो है हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट की में काफ़ी आगे कदम उठा लिए हैं और इसे अगस्त महीने से जो है
कंप्यूटराइजेशन के लिए ऑनबोर्ड किया जाएगा और पहला लक्ष्य है कि सितंबर 2023 तक 10,000 पैक्स को हम ऑनबोर्ड कर पाएँ और रिमेनिंग जो बचे हुए 48,000 पैक्स जिनके प्रपोजल हमने सैंक्शन किए हैं उन्हें दिसंबर तक हमें कंप्यूटराइज करने का हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही मंत्रालय ने 2 लाख नई मल्टीपर्पज़ पैक्स, डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स को सभी पंचायतों को कवर करते हुए बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। अगले 5 साल में सभी पंचायतों को कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपर्पज़ पैक्स, डेयरी और फिशरी समितियों के द्वारा कवर किया जाएगा, जिसके लिए नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के द्वारा जो है वो प्लान बनाया जा रहा है और राज्यों को स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी भी बनाने के लिए कहा गया है, जिसके माध्यम से इसका जमीनी स्तर पर सुचारू संचालन हो सके। इसमें जो पहला स्टेप है जिसमें 1 लाख पैक्स को हम मॉडल बायलॉज अपना के बहुआयामी बनाएंगे और साथ ही साथ वैसे पंचायत जहां पर कि डेयरी कोऑपरेटिव्स है लेकिन पैक्स मौजूद नहीं है वहां पर भी उन्हें बहुआयामी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। World's largest grain storage plan in cooperative sector. As you know that government has recently approved a plan to set up and establish godowns in all the packs, जिससे कि जो है हम लोग वहाँ पे भंडारण की जो समस्या जमीनी स्तर पे आती है उसको रिजॉल्व करें। उसके लिए ये प्लान बनाया गया है। 31 मई 2023 को यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, जिसके लिए इंटरनेशनल कमेटी, नेशनल लेवल कमेटी, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ का भी फॉर्मेशन हो चुका है और पूरे देश के 24 राज्यों में 24 जिलों में एक पैक्स को सेलेक्ट किया गया है। कुल 24 पैक्स हमने पायलट प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कि निर्माण, जो भंडारण के निर्माण का कार्य है वो नवंबर 2023 तक कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही पैक्स के द्वारा सीएससी की सर्विसेज भी शुरू की जा रही है, जिसके लिए कुल 16,000 पैक्स को सीएससी के पोर्टल पे ऑनबोर्ड किया गया है। इससे पैक्स जो है अपने पंचायत स्तर पे जो है, जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके और भी जो पंचायत के स्तर पे जो सिटीजन है, उनको 300 से अधिक सुविधाएं जो भारत सरकार की स्कीम या फिर राज्य सरकार की स्कीम, बैंकिंग, पासपोर्ट इत्यादि सुविधाएं जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी पैक्स अभी सीएससी पे ऑनबोर्ड नहीं हुए वो कृपया कर ऑनबोर्ड हो और हमारा लक्ष्य है कि जनवरी 2023-24 तक सभी पैक्स जिनको कंप्यूटराइजेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है उन्हें इस पर ऑनबोर्ड करना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एफपीओज, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये पूरा कार्यक्रम जहाँ पर पैक्स के क्षेत्र में 1100 एफपीओज बनाने का हमने लक्ष्य रखा है उसके लिए रखा गया है, जिसमें आगे आपको और जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पैक्स का जो है और इनकम बढ़े, वो और दूसरी एक्टिविटीज़ को कर पाएँ, उसके लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए, जिसमें कि उन्हें एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो कि आज तक सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलती थी, लेकिन अब पैक्स भी जो है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं और जल्दी इसको गाइडलाइन में बदलाव करके एप्लीकेशन मंगाई जाएगी, जहां पर पैक्स अप्लाई कर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपने एरिया में कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ पेट्रोल तथा डीजल आउटलेट के लिए अभी हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जो है पैक्स को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर कि जो है उन्हें वो पेट्रोल और डीजल आउटलेट्स के लाइसेंस दिए जा सकते हैं। हमारा निवेदन है कि जल्दी इसके लिए जो है एडवर्टीजमेंट जो है ऑयल कंपनीज के द्वारा में निकाला जाएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर सारी तैयारियां कर लें, जिससे कि आप इसमें एप्लीकेशन भर सकें। और हमारा टारगेट है कि अक्टूबर 2023 तक जितने भी पैक्स इसमें आवेदन करेंगे, एलिजिबल पैक्स, उन्हें इसको आउटलेट्स का परमिशन दिया जाएगा। साथ ही साथ गाँव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो जेनरिक दवाइयाँ होती है, जो सस्ती दवाइयाँ होती है, उन्हें उपलब्ध कराने के लिए भी पैक्स के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है, जिसके लिए जो पोर्टल है वहाँ पे एक स्पेशल हमने पैक्स के लिए प्रावधान रखा है, जहाँ पर कि पैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और जुलाई 2023 तक हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में 5 पैक्स जो है वो इस पोर्टल पे अप्लाई करें, जिससे कि वो इसके पात्र बन पाएँ और गाँव के स्तर पे जो है सस्ती जन औषधि दवाइयों का जो है वहाँ पर वो उसको दे पाएँ। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के लिए भी जो हमने कदम उठाए हैं, जिसके लिए पैक्स को ऑथराइज किया गया है कि वो पंचायत के स्तर पर फर्टिलाइजर शॉप खोल सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को भी खोल सकते हैं। और साथ ही साथ पीएम कुसुम योजना, जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की योजना है, जिसके तहत जो उनके डीजल ऑपरेटेड जो पंप्स हैं उसको वो आप इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सोलर ऑपरेटेड पंप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे सोलर एनर्जी को वहाँ पैदा करने के लिए भी जो है वहाँ पे जो मेड है उसके ऊपर जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो पैक्स के लिए सभी कदम उठाए थे। इसके आगे जो और मंत्रालय ने कदम उठाए हैं सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, मैं निवेदन करता हूँ कपिल मीणा सर से कि वो आएँ और आप सभी को इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।
आप सभी को नमस्कार। इन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये अगले जो स्टेप्स हैं ये हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की जो समस्याएं हैं या उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारी चीज़ें मंत्रालय के द्वारा की गई हैं। इसमें फर्स्ट है यूसीबीज़ का ब्रांच एक्सपेंशन। जैसा कि आप लोग अगर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा कि नई ब्रांचेस खोलने के लिए अभी बीच में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, तो उसके ऊपर आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी हैं और ये अभी अलाउ कर दिया गया है। दूसरा जो एक स्टेप लिया गया है वो है डोर स्टेप बैंकिंग बाय द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी तक जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनको डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना अलाउड नहीं था, तो अब वो डोर स्टेप बैंकिंग दूसरे बैंकों की तरह अपने मेंबर्स को, अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे। अगला जो स्टेप है उसमें है कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने इंक्लूड करवाया है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस सीजीटी एमएससी जो स्कीम है उसके अंदर। इससे इन्हें ये बेनिफिट मिलेगा कि कोलेट्रल फ्री लोन्स दे पाएंगे और रिस्क कवरेज 85% तक जो है उनको उस पर मिलेगा। अगला स्टेप जो बैंकिंग के लिए लिया गया है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव बैंक्स को अब मिलेगा, जैसा कि दूसरे बैंकों को ये सुविधा मिल रही थी। इससे कोऑपरेटिव बैंक्स का बिजनेस बढ़ेगा और उनको अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसमें मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें यूसीबीज, ये अभी रिसेंटली आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाल के ये चीज़ें इसका ऑर्डर निकला है। यूसीबीज को वन टाइम सेटलमेंट करने की भी सुविधा दी गई है, जो कि पहले उन्हें नहीं मिलती थी, जो कि कॉमर्शियल बैंक्स की तरह उनको ये फैसिलिटी मिली है। इसी के साथ में नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स होते हैं हमारे, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स के लिए यूसीबीज को टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई है। पहले ये था कि इसी साल तक उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अपने टारगेट्स पूरे करने थे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, तो इसके लिए उन्हें अधिक समय सीमा अभी दी गई है। ये जो एक बहुत बड़ी एक डिमांड थी यूसीबीज़ की कि कोई भी नोडल ऑफिसर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं था जो कोऑपरेटिव सेक्टर की समस्याओं को देखे या हमारे जो इश्यूज़ आते हैं उनसे डील करे, तो एक नोडल ऑफिसर को भी डेजिग्नेट किया गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि यूसीबी से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर वो काम करेंगे। आरबीआई ने एक और जो मंत्रालय के इनिशिएटिव पे एक और जो फैसिलिटी दी है वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट, इसको बढ़ा के इसको डबल कर दिया गया है रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इससे भी हमारे बैंक्स को काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा जो है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको रियल एस्टेट हाउसिंग लोन्स देने के लिए भी अलाउ किया गया है, जिससे कि उनके बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन होगा और वह हाउसिंग लोन्स भी दे पाएंगे। अगले जो 3 इनिशिएटिव्स हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ये 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। एक है एक्सपोर्ट्स के लिए, एक है ऑर्गेनिक के लिए और एक है सीड्स के लिए। ये तीनों सोसाइटीज़ का काफ़ी एडवांस स्टेज में इनका फॉर्मेशन, इनका बोर्ड का गठन हो चुका है और जल्द ही ये आपको फील्ड में काम करती हुई दिखेंगी। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि पहली जो सोसाइटी है एक्सपोर्ट्स के लिए, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन हमारे फील्ड में कैसे हो, उसमें भी ये हेल्प करेगी। उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका आपका जो कोल्ड चेन होता है, मार्केटिंग जो है, उसकी सारी फैसिलिटीज़ इस सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी और ये इंश्योर करेगी कि हमारे फार्मर्स को, किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट जो है फील्ड में उनको मिले और वो एक्सपोर्ट कर पाएँ अपने प्रोड्यूस के ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग पैक्स इसके मेंबर्स बन सकते हैं। सिर्फ एक शेयर उसमें ख़रीद के उसके मेंबर्स बन सकते हैं। तो आप चाहे आप पैक्स हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, स्टेट लेवल की हैं, या फिर आप नेशनल लेवल की सोसाइटीज़ हैं, आप सब इसकी मेंबर्स आप बन सकते हैं। दूसरी सोसाइटी जो है वो है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन भी हो, उसका मार्केटिंग भी हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे फार्मर्स को हो। जैसा कि आपको पता होगा कि आज की डेट में हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स काफ़ी कम मात्रा में हमारे देश में हैं और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। तो ये सर्टिफाइड सीड्स का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो, इसके लिए सोसाइटी बनाई गई है और इसमें भी प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल सारी ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसकी मेंबर बन सकती हैं।
तो आप सब लोग इसका मेंबर बन सकते हैं सिर्फ एक शेयर इसका खरीद के। और अल्टीमेटली जो हमारा कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट है उसी पे ये तीनों सोसाइटीज़ काम करेंगी कि जो भी मैक्सिमम बेनिफिट, जो प्रॉफिट होगा, उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है फार्मर्स को वापस उनको मिलेगा। तीसरी सोसाइटी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये आपका अगेन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर काम करेगी, उस पर रिसर्च करेगी और उसमें हमारे किसानों को मदद करेगी। इसमें भी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग पैक्स इसके मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव्स हैं ये कई सारे इनिशिएटिव्स मंत्रालय की पहल पे वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए हैं जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की डिमांड्स थी। ये इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी रिलीफ हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर को मिली हैं। जैसे कि इसमें सरचार्ज जो पहले 12% रेट हुआ करता था उसको 7% कर दिया गया है। जिनकी इनकम 1 से 10 करोड़ होती है सोसाइटीज़ की, उनके लिए। इसी तरह से मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट जो है उसकी रेट 18.5% से 15% कर दी गई है। कैश ट्रांजैक्शंस में जो पहले प्रॉब्लम होती थी उस पर टैक्स लगता था, उसको रिमूव किया गया है। जो नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अभी बनेंगी, जो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक जो भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुली जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग में, उनको पहले 30% टैक्स लगता था, उसको कम करके 15% कर दिया गया है। इसी तरह से जो कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट जब करते थे पैक्स और हमारे कार्ड्स, उनके लिए लिमिट जो है पहले 20,000 रुपये हुआ करती थी डेली लिमिट। उससे ज़्यादा विड्रॉ करने पे उनके ऊपर टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए पर मेंबर ये लिमिट बढ़ा दी गई है। इसी तरह से TDS पे जो टैक्स लगता था उस पर भी लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ से 3 करोड़ प्रति वर्ष कर दी गई है। तो 3 करोड़ तक की आपकी जो कैश विड्रॉल आप करेंगे उस पर टैक्स अब आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो ये सीरीज़ ऑफ इनिशिएटिव्स हैं 4, ये हैं कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स का सेक्टर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और उनको बहुत बड़ी राहतें इनिशिएटिव से मिली हैं। इसमें सबसे पहला है इनकम टैक्स रिलीफ उन्हें दिया गया है, जिसमें कि उन्हें शुगर केन प्राइसेस के ऊपर एडिशनल इनकम टैक्स पहले पे करना पड़ता था, वो अब उन्हें नहीं लगेगा। एक जो बड़ी राहत है वो है 10,000 करोड़ से अधिक की राहत उन्हें मिली है, जो कि 2016-17 से पहले के जो उनके जो पेमेंट्स थे, किसानों को जो पेमेंट करते थे शुगर केन फार्मर्स को, उसके ऊपर उनकी टैक्स लायबिलिटी थी और वो टैक्स लायबिलिटी ओवर द ईयर्स एक्यूमुलेट होके उनकी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी थी, जो कि वित्त मंत्रालय उनके क्लेम करता था। इसको सबको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, तो ये टैक्स लायबिलिटी अब हट गई है, उन्हें ये टैक्स नहीं देना होगा। इससे पूरे ओवरऑल सेक्टर को 10,000 करोड़ से अधिक का फ़ायदा हुआ है। दूसरा है लोन स्कीम फॉर शुगर मिल्स। ये लोन स्कीम NCDC द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपया मंत्रालय द्वारा NCDC को दिया जा रहा है और वो 10,000 करोड़ तक के लोन जो है शुगर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को वो दे सकेंगे। इसके साथ ही इथेनॉल प्लांट्स के ऊपर भी बड़ा फोकस किया जा रहा है। इथेनॉल प्लांट सेटअप करने के लिए कोजन जो पावर का सोर्स है शुगर केन से, उसके ऊपर जो है इन चीज़ों पे इनको लोन्स प्राप्त होंगे। अगला इथेनॉल और कोजन प्लांट्स के लिए असिस्टेंस दी जा रही है। तो इन सब इनिशिएटिव से शुगर मिल्स को उनकी काफ़ी ग्रोथ होगी और फ्यूचर में उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, जैसा कि अभी संदीप जी ने भी बताया, कंप्लीशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस हमारा एक नेशनल लेवल का डेटाबेस बन रहा है। इसमें 6.5 लाख 7 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सारा डेटा कैप्चर किया जा चुका है और ये बहुत ही जल्द इसी माह के अंदर ये कंप्लीट होने वाला है नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। इसमें सारी पैक्स से लेके अपेक्स तक की सारी सोसाइटीज़ का डेटा कैप्चर किया जा रहा है, उनकी लोकेशन, उनकी एक्टिविटीज़, उनका आपका एरिया किस में वो काम करते हैं, किस एरिया में है, किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सारा डेटा आपको एक अब जो है एक क्लिक पे आपको अवेलेबल होगा। और इसकी डेटा एंट्री के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, बट ये अभी इसी माह में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार जब ये डेटाबेस बन जाता है उसके बाद कोई भी हमारे आप लोग भी और कोऑपरेटिव सेक्टर के अधिकारी उसमें डेटाबेस में सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी कि किस स्टेट में, किस ज़िले में, किस ब्लॉक में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और किस सेक्टर में काम कर रही हैं। तो इसे पॉलिसी मेकिंग में हमें काफ़ी बड़ी इससे मदद मिलेगी।
नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसका कैबिनेट नोट बहुत ही जल्द अप्रूवल के लिए आने वाला है और फिर ये पार्लियामेंट में भी ले किया जाएगा। इसमें सारी कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जितने हैं उनको सबको इंटीग्रेट करके एक राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की इसमें योजना है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है जेम पोर्टल इंटीग्रेशन। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर जून 2022 में ये कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अब जुड़ सकती हैं। आप जेम जो पोर्टल है एक सरकार का, जिस पे अभी तक सरकारी विभाग सिर्फ खरीद और बेच अपना कर सकते थे, उसको अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए खोल दिया गया है। तो इस पे आप एज अ बायर एज अ सेलर दोनों आप रजिस्टर कर सकते हैं और इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंटली आप लोग अपना जितना प्रोक्योरमेंट है या जो भी चीज़ वहाँ ख़रीदना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती हैं। दूसरा है एनसीडीसी, जो आज हम फंक्शन कर रहे हैं वो एनसीडीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ एनसीडीसी ने अपनी लोनिंग जो वो देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, उसको काफ़ी बढ़ाया है और आने वाले समय में लक्ष्य है कि इसको हम काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे और इस साल 50,000 करोड़ से अधिक का फाइनेंशियल फ्लो जो है एनसीडीसी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो ये ट्रेनिंग रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, प्रमोशन ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस थ्रू एनसीसीटी, जो हमारा नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है, उसको भी हमने बहुत अधिक प्रयास उसके थ्रू भी किए जा रहे हैं और जो वो एजुकेशन ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स अभी चलाते हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी उन्होंने करी है ताकि ग्रास रूट लेवल तक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हों। नेक्स्ट है न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। ये जो कॉपरेशन पॉलिसी है ये फाइनल स्टेजेस में है, बहुत जल्द नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी भी आने वाली है और ये 2002 में पिछली पॉलिसी बनी थी, उसके बाद ये अब एक नई पॉलिसी आने वाली है जिसमें अगले 25-50 वर्षों का जो है एक विज़न होगा कि कैसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के कुछ इनिशिएटिव जो हमारे लेवल पे हो रहे हैं वो है सेंट्रल रजिस्ट्रार जो होते हैं CRCS, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके ऑफिस की स्ट्रेंथनिंग का काम किया गया है और इसमें कंप्यूटराइजेशन ऑफ CRCS ऑफिस ये भी काफ़ी एडवांस स्टेज में बहुत जल्द वो लॉन्च होगा। इससे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारी होती हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन से लेके सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा जो की जाती हैं वो सब डिजिटल हो जाएगा और सारी चीज़ें ऑनलाइन सबको फैसिलिटी उसमें मिलेगी। अगला जो इनिशिएटिव है ये भी हमारा ऑलरेडी चल रहा है, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अमेंडमेंट किया जा रहा है। ये आने वाले सत्र में मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्लियामेंट के अगले सत्र में ये वापस से आएगा और इसमें काफ़ी बड़े बड़े रिफॉर्म्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैनेजमेंट कैसे इम्प्रूव हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, गवर्नेंस कैसे इम्प्रूव हो, इसके लिए इसमें रिफॉर्म्स मंत्रालय द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। अगला जो है ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स ARDBs, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ARDBs का कंप्यूटराइजेशन भी जिस तरह से पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है उसी तर्ज पे ARDBs का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए भी एक स्कीम लाई जा रही है। अगला जो इनिशिएटिव है वो है रिफंड टू द इन्वेस्टर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़। जैसे कि आपको पता होगा सहारा कि कुछ सोसाइटीज़ के काफ़ी पेंडिंग जो पेमेंट्स, लोगों के पैसे उसमें फंसे हुए थे, उसके ऊपर भी एक पोर्टल बनाया जा रहा है और बहुत ही जल्द वो लॉन्च होने वाला है जिसके थ्रू लोगों को जो 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा पाया गया है उसको डिसबर्स किया जाएगा। अगला है न्यू स्कीम ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग की भी एक नई स्कीम बनाई जा रही है, बहुत ही जल्द ये लॉन्च की जाएगी और पुराने जिस तरह से एजुकेशन ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे थे उनको रिफॉर्म करके कैसे हम ज़मीनी स्तर तक अच्छी ट्रेनिंग्स हम करवा सकते हैं, इसके लिए ये स्कीम बनाई जा रही है। 45वां इनिशिएटिव है स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये हमारे CRCS ऑफिस का जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है उसी तर्ज पे सचिव महोदय का ये उन्होंने आइडिया दिया कि इसी तरह से हम रजिस्ट्रार जो हैं स्टेट्स के उनके ऑफिस का भी हम कंप्यूटराइजेशन कर सकते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म सभी जगह ऑनलाइन सिस्टम हो और सभी जगह ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। तो इसके ऊपर अभी चर्चाएं चल रही हैं और बहुत जल्द इस पर भी एक प्रोग्राम लाया जाएगा कि कैसे सारे स्टेट के रजिस्ट्रार्स का ऑफिस का भी एक यूनिफॉर्म कंप्यूटराइजेशन हो सके। ये अदर इनिशिएटिव्स में ये हमारे रिसेंटली जो हमने 3 इनिशिएटिव लिए हैं उनके बारे में जानकारी है।
ये परसों ही आपके 12 तारीख को कार्यक्रम था नाबार्ड का, उसमें माइक्रो एटीएम्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मेनली डेयरी सोसाइटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लेकिन इस स्कीम को पूरे कंट्री में लॉन्च करने की योजना है। इसमें बैंक मित्र बनाया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और माइक्रो एटीएम्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे पैक्स और मिल्क सोसाइटीज़, डेयरी सोसाइटीज़ को, जो कि आपका अभी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पंचमहल और बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट के डीसीसीबीज में। 12 जुलाई को ये पायलट लॉन्च हुआ और इसे पूरे देश में एक्सपैंड करने की हमारी योजना है। दूसरा इनिशिएटिव जो उसी कार्यक्रम में हुआ था वो था रुपए किसान क्रेडिट कार्ड टू द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये अगेन एक पायलट प्रोजेक्ट नाबार्ड द्वारा किया गया पंचमहल और बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, और अब इसको जो है रुपए किसान कार्ड सभी लोगों को दिए जाएंगे, और इस स्कीम को भी पूरे कंट्री में हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं इस पर कार्य चल रहा है। ये जो क्रेडिट कार्ड जो उन्हें मिलेंगे उससे उन्हें लोन्स भी मिल पाएंगे, और प्लस कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो करेंगे तो उसकी भी सुविधा हमारे मेंबर्स जो हैं प्राइमरी सोसाइटीज़ के उनको मिलेगी। 48 जो लास्ट इनिशिएटिव इसमें हमने दिया है वो है पैक्स एज पानी समिति। जैसा कि आप जानते हैं जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम में गांव-गांव में पानी समितियां बनाई जाती हैं, जो कि जितनी भी रूरल वाटर सप्लाई की जो स्कीम्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कार्य करती हैं। और अब जो है जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक एग्रीमेंट के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने एक चिट्ठी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखी है कि हमारी जो पैक्स हैं उनको भी ये ONM का कार्य दिया जाए प्रायोरिटी पे। तो अब इसके बाद में हमारे पैक्स एलिजिबल होंगे, जितनी भी पानी समितियां हैं उनकी तरह कार्य करेंगे और ONM के सारे काम वो कर सकेंगे। इससे अगेन पैक्स को एक और नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए बढ़ेगी। लास्ट स्लाइड में ये आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आउटरीच एक्टिविटीज़ मंत्रालय जो है ये सारी जो 48 पहले हैं इनके ऊपर काफ़ी कार्य कर रहा है। हमने ये सारे स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारों को इसके ऊपर चिट्ठियाँ हमने लिखी हैं और इनको हमने ट्रांसलेट अभी किया है 13 विभिन्न भाषाओं में। और ये अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो इसमें आपको 13 भाषाओं में ये सारा जो 48 स्कीम्स हैं इनके बारे में जानकारी इस पर मिलेगी। और मिनिस्ट्री ने ये सारे मेजर इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये सारे इनिशिएटिव्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब ये आपके लेवल पे, ये ज़मीनी स्तर पे पहुंचेंगे और लोगों को इनकी जानकारी होगी। तो इसके लिए हमने इनको भेजा है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, और माननीय मंत्री जी के लेवल से भी ये सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को इसके ऊपर चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, और हमारे मंत्रालय से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, सबको जो है इसके ऊपर हमने जानकारी दी है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी सहकारी समितियों को इसके बारे में जानकारी दें। हम इन इनिशिएटिव्स के ऊपर मंत्रालय कुछ छोटे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा है ताकि उनको हम अपने यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एवं अन्य प्लेटफॉर्मों पे उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को और इसके बारे में जागरूकता हो, जानकारी हो। जो नेशनल फेडरेशंस हैं हमारी सारी, उनके साथ हमारा समन्वय बहुत अच्छा है, और सभी नेशनल फेडरेशंस अपनी मंथली मैगजीन्स पब्लिश कर रही हैं आज की डेट में, और उन मंथली मैगजीन्स के थ्रू भी हम जो है इस पर सभी पहलुओं को जो है उसमें पब्लिश कर रहे हैं, तो उससे भी सर्कुलेशन सभी लोगों को हो रहा है। ये मैंने नीचे यहाँ हमने लिंक दिए हैं मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उसका ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है उनका, तो आप इन पे जाके क्लिक करके आप सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। इस पे जितने भी सहकारिता मंत्रालय नए नए इनिशिएटिव भी ले रहा है उनकी सबकी जानकारी आपको इन पे उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ मतलब मंत्रालय की तरफ से हम इतना ही प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे। आप सबको धन्यवाद कि आप बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में। थैंक यू।